जेई में 2023 पेपर सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है वीडियो का। तो आज चलिए, पहले 7 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए थे, इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं जाकर। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 6 अप्रैल 2023 को शिफ्ट 1 में मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। असर्शन क्या है, ऑब्वियसली देखना कि पहले ट्रू है कि फॉल्स है। अर्थ हैज़ एटमॉस्फेयर, बिल्कुल है जी, तभी हम सांस ले पा रहे हैं, एटमॉस्फेयर है। मून डजंट, मून के पास, ये बेसिक है, एनसीईआरटी में हर जगह लिखा हुआ है, बचपन में भी पढ़ा हमने, तो पहली तो ट्रू है। ठीक, रीजन दिया है, देखते हैं ये ट्रू है कि फॉल्स है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज वेरी स्मॉल एज दैट ऑन अर्थ। देखिए, व्हाट इज द टेक्निकल रीजन बिहाइंड हैविंग नो एटमॉस्फेयर ऑन एनी प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट पर अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो उसका एक टेक्निकल कारण ये हो सकता है कि उस प्लैनेट पर एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है। यानी एस्केप वेलोसिटी क्या है कि आप, इतनी स्पीड आपके पास है कि आप किसी प्लैनेट की ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से दूर हो जाएं, उसको पार कर लें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मून के पास अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो मून पर किसी समय पे अगर एटमॉस्फेयर था तो वो एस्केप कर चुका है। यानी मून से एटमॉस्फेयर को एस्केप करने के लिए कोई ज़्यादा वेलोसिटी नहीं चाहिए। तो ये एक रीज़न हो सकता है, जितनी एस्केप वेलोसिटी किसी प्लैनेट की कम होएगी, राइट, उतनी प्रोबेबिलिटी, उतने चांसेस होंगे कि वहाँ पर जो गैसेज हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एस्केप कर चुके हैं। तो ये भी ट्रू है। तो देखा जाए ये पहले का कारण भी है। ठीक है, इसीलिए तो मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो बोथ आर ट्रू एंड रीजन ऑल्सो एक्सप्लेन्स असर्शन। तो उस हिसाब से आपने ऑप्शन मार्क कर देनी है जो भी वहाँ पे ABCD आपको गिवन होगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द विस्कस फोर्स। अब ये मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है। क्वेश्चन में क्या था, एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल थी, उसको किसी विस्कस मीडियम में रिलीज कर दिया गया। ठीक है, किसी समय पर वो कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर गई, राइट। कांस्टेंट वेलोसिटी क्यों अटेन करेगी? जो उसने कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन की है उसको टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी शुरू में वेट विस्कस ड्रैग और अपथ्रस्ट की फोर्सेस से ज़्यादा होगा, लेकिन किसी समय पर ऊपर वाली जितनी भी फोर्सेस होंगी वो डाउनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस कर जाएंगी। तो हमें बैलेंसिंग से करना है। कांस्टेंट वेलोसिटी मींस इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मींस यू हैव टू बैलेंस ऑल दी फोर्सेस। तो यानी mg विल बैलेंस दी विस्कस फोर्स जो हमने निकालनी है प्लस अपथ्रस्ट, राइट। तो विस्कस फोर्स निकालनी है F प्लस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। क्वेश्चन में जो आपकी डेंसिटी है, दो डेंसिटीज गिवन है, एक बॉल की, एक मीडियम की, राइट। तो मान लीजिए मीडियम की डेंसिटी लेट अस सपोज रो नॉट है जी, क्वेश्चन में ही गिवन है, राइट। और उधर वेट भी हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, V इंटू रो इंटू जी। रो आपकी मटेरियल की डेंसिटी होगी, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो यहाँ से V इंटू जी कॉमन आ गया, रो माइनस रो नॉट। यहाँ एक फॉर्म बनाने के लिए वॉल्यूम को फिर से डाल दीजिए, मास बाय डेंसिटी, मास आपका m, डेंसिटी मटेरियल की, G इंटू रो माइनस, ये अंदर ले जाइए, रो से रो कट जाएगा, 1 माइनस रो नॉट बाय रो आपका आ जाएगा, mg इंटू 1 माइनस रो नॉट बाय रो, दिस इज द ऑप्शन। ठीक है जी। 10th क्वेश्चन, अगेन ये एनसीईआरटी का ही, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो वहाँ पे थोड़ा बस रकम चेंज की है। एनसीईआरटी अनसॉल्व्ड में इसका क्वेश्चन है, ये आपके यूनिट्स डायमेंशन का क्वेश्चन है, एज इट इज आया हुआ है। तो दो रेजिस्टेंसेस गिवन है, 10 प्लस माइनस 0.5 ओम और 15 प्लस माइनस 0.5 ओम। आपको इसमें परसेंटेज एरर निकालना है किस कंडीशन पर, इसकी नेट रेजिस्टेंस पर, जब ये पैरेलल में कनेक्ट होती हैं, राइट। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए खास आपको फॉर्मूला याद रखना होता है। जब हम करवाते हैं +1 को शुरू में तो हम कहते हैं कि फिलहाल याद रख लो, लेकिन अब आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब आ चुकी है, तो आपको मैं तरीका बता देता हूं क्या करना है। नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल का मतलब है 1/R1 प्लस 1/R2। अब इस तरह की कोई भी फॉर्म हमने एरर्स में पढ़ी नहीं, या तो हमने पढ़ी है कि मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म, या डिवीजन वाली फॉर्म, या सिंपल अलजेब्रिक एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो ये 1/something में फॉर्म है, तो इसलिए हमें ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो क्या करना है, इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में बना लो, इसको लिख लो R⁻⁻1, ऊपर ले जाओ सारी चीजें, ठीक है। अब टेक द डेरिवेटिव थ्रू आउट, तो ये हो गया पावर डाउन, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस आ जाएगा R⁻⁻, और साथ में dr या डेल्टा आर आप लिख सकते हो एरर बनाने के लिए आपने, ठीक है। सो इधर आपका माइनस R1⁻², साथ में लिख दीजिए dr1, और यहाँ पर माइनस R2⁻², dr2। ये थोड़ा हमने डेरिवेटिव ले लिया, अब इसको रीअरेंज कर दो बस। तो ये बन गया हमारा माइनस dr/r² इज इक्वल टू माइनस dr1/r1² माइनस dr2/r2²। माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये प्लस में ही आ जाएगा सारा कुछ,
तो ये आ गया dr/r² इज इक्वल टू dr1/r1 का स्क्वायर प्लस dr2/r2 का स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला गिवन इन एनसीईआरटी। तो आप या तो डायरेक्टली याद कर सकते, जिसको डायरेक्टली याद कर लो, नहीं तो डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। तो याद रखिए। तो अब आपको बेसिकली परसेंटेज एरर बनाना है। परसेंटेज एरर का मतलब क्या हो गया, आपको हम एक काम करते हैं, dr/r एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज एरर होता है Δr/r मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक जो r बचा वो उधर ले जाते हैं। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन गया, dr1/r1² प्लस dr2/r2²। यहाँ से जो स्क्वायर था इधर आ गया। तो दिस इज द फाइनल फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ निकालनी है, ये फ्रैक्शनल एरर है, बाद में 100 से मल्टीप्लाई करके वो परसेंटेज एरर की फॉर्म बन जाएगी। ये निकालना हमें। ये dr1 क्या है, dr1 r1 में एब्सोल्यूट एरर दैट इज 0.5 प्लस माइनस के बाद वाली टर्म एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ये आपका आ गया 0.5, r1 ये वैल्यू 10 का स्क्वायर 100, dr2 r2 में फ्रैक्शनल एब्सोल्यूट एरर r2 में दैट इज 0.5 अगेन, r2² 15 का स्क्वायर 225। और ये जो आ रहा है ये नेट रेजिस्टेंस जो इस फॉर्मूले से निकाली जाएगी। तो अब कर लीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे जब 10 × 15 ओवर 10 + 15 की 6 बन जाएगा आपका मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये पूरा कट आके बनेगा आपका 13/300। इसको 100 से मल्टीप्लाई करा लो, क्योंकि यू हैव टू फाइंड dr/r × 100, ये निकालना आपको। तो फिर इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कराना, ये कट गया 13/3। आप देख लीजिए कितना बनता है, 3 4 पॉइंट समथिंग इज दिस। सो डी इज द ऑप्शन। आइए आगे बढ़ते। अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है। मैंने डायग्रामेटिकली शो कर दिया। क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, यानी ऑब्वियसली सिंगल वेवलेंथ की। तो वो ऐसे एक इंटरफेस पे स्ट्राइक करती है। इंटरफेस है, इधर एयर है, इधर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता नहीं है म्यू। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 1 लेना ही होगा। ये 45 डिग्री पे स्ट्राइक करती है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 30 डिग्री पर जाती है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इंसिडेंस, ये इंटरफेस है। क्वेश्चन में गिवन था, आपको कहा है कि जो पहले मीडियम में यानी हवा में जो वेवलेंथ है वो λ1 है, और हवा में जो वेवलेंथ है फ्रीक्वेंसी है वो ν1 है। दूसरे मीडियम में वेवलेंथ λ2 और फ्रीक्वेंसी दिस। तो इनका आपस में रिलेशन निकालना है। देखिए ये भी एक बेसिक सा पॉइंट है। अब अगर ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन में दो ऑप्शंस ऐसी हैं जिसमें दोनों मीडियम्स की वेवलेंथ को बराबर कहा है, फ्रीक्वेंसी को अलग अलग कहा है, और दो ऑप्शन ऐसी है जिसमें दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम का और वेवलेंथ अलग अलग का है। तो आपको क्या लगता है, ये तो बेसिक पॉइंट 6वीं 7वीं की फिजिक्स में 8वीं में बताया जाता है कि जब एक वेव मीडियम चेंज करती है तो फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। तो अगर आपको केवल इतना पता है कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, तो उससे आप ए और बी ऑप्शन कभी भी देखेंगे नहीं। तो आपका आंसर सी या डी में से होगा, बेसिक पॉइंट। तो अब दोनों की वेवलेंथ में क्या रिलेशन होगा, चलिए जो गिवन है उससे कोशिश करते हैं निकालने की। एंगल्स गिवन है, जब भी आपकी रिफ्रैक्शन की बात हो, कुछ आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन गिवन हो, तो आपके पास एक जो तरीका है वो स्नेल्स लॉ लगाने का तरीका है। तो पहले स्नेल्स लॉ से देखते हैं। स्नेल्स लॉ लगाना भी एक कला है, आपको पता होना चाहिए कि मैं मान लो फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाऊंगा, फर्स्ट मीडियम से सेकंड की तरफ स्नेल्स लॉ लगाऊंगा। अब सेकंड से फर्स्ट भी लगा सकते हो। तो जब मैं लगाऊंगा तो मैं फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय एंगल। इस तरह से आप स्नेल्स लॉ लगाया कीजिए। μ1 आपका 1, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन साइन 45, μ2 आपका पता नहीं म्यू, साइन आर आपका 30। यहां से आप म्यू की वैल्यू तो निकाल पाएंगे, कितनी आ जाएगी 1/√2 इंटू 1/2, 2/√2। आप रैशनलाइज कर लीजिए, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो ये खत्म हो जाएगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका √2 आ चुका है। पूछा नहीं है लेकिन इसका बड़े काम की बात है। म्यू से वेवलेंथ क्या बनेगी, हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है ऑप्टिक्स में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग अप्रॉक्सीमेटली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। काउचीज फॉर्मूला आपने पढ़ा था, उसमें अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं ऐसे। तो उससे ये बन गया μ2/μ1 शुड बी इक्वल टू λ1/λ2। μ2 यानी म्यू जो कि √2 है, μ1 1 है, λ1/λ2। यहाँ से λ2 की वैल्यू आ गई λ1/√2। आप देख लीजिए कौन सी ऑप्शन है, λ1/√2। फ्रीक्वेंसी सेम होगी, सी ऑप्शन, खत्म। आइए, ये एक मुझे जितने भी मैंने अभी ये 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो सबसे शानदार क्वेश्चन जो एक अच्छा बच्चा अच्छा बच्चा गलत नहीं करेगा, एक एवरेज बच्चा गलत कर सकता है। देखिए सॉरी, मैं अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा हूं, मेरे लिए सभी इक्वल है, लेकिन मैं नंबरों के हिसाब से अच्छा और एवरेज मान रहा हूं कि ये 12वां क्वेश्चन
जो करेक्ट करेगा उसके काफ़ी फंडे क्लियर है, मुश्किल नहीं है लेकिन गलती होने के काफ़ी चांस है। गलती होने के चांस कहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा 12वां। कहता है एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में। तो पहली लाइन से ये समझ में आया ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। कैसे पता लगा? क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की स्पीड हर जगह सेम रहती है, वेलोसिटी तो डायरेक्शन बदलती है, तो वेलोसिटी तो दोनों केसेस में चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे यूनिफॉर्म, वेलोसिटी तो अलग अलग होती ही है। तो यहाँ पे हर जगह पे स्पीड सेम है क्योंकि क्वेश्चन में कांस्टेंट स्पीड बोल दिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। व्हेन पार्टिकल टर्न्स बाय 90, ये इंपॉर्टेंट है, जब वो 90 डिग्री का टर्न लेता है तो उस समय उस इंस्टेंट पर जो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो अगर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है हर जगह ही सेम है, तो जो शुरुआत में होगी अगर v, तो वहां पर भी जब वो 90 का टर्न लेगा वहां पर भी v होगी। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो मुझे मिल गया ये उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v ही होगा, राइट। और एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल पे डिफाइंड है, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या है, 0 से 90 डिग्री। जब 0 से 90 डिग्री का टर्न होगा तो टाइम कितना कवर होगा? ऑब्वियसली 1/4 ऑफ टाइम पीरियड, 1/4 ऑफ सर्कल कवर हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम भी हमें मिल जाएगा एवरेज वेलोसिटी के लिए। तो गिवन है, उन दोनों की रेशो आपको गिवन है, π/x√2, x की वैल्यू निकालनी है। चलिए हम अपनी तरफ से रेशो निकालते हैं, फिर दोनों कंपेयर करके x निकाल लेंगे। तो चलिए ये सर्कल है, मान लीजिए यहाँ से चला ऐसे, तो इस जगह पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर v है तो 90 डिग्री टर्न तो यहीं पे होगा ना। ठीक है, तो यहां पर भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v ही होगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो अब रेशो इस जगह पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, यहां से यहां एवरेज वेलोसिटी का मतलब है, दो फॉर्मूले पढ़ाए गए हैं। कुछ बच्चे यहां पे गलती करेंगे, वो कहेंगे एवरेज वेलोसिटी अच्छा v1 + v2/2 यानी दिस + दिस/2, वो यहां पे वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फॉर्मूला केवल और केवल काइनेमेटिक्स के लिए वैलिड है, स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए तो वो नहीं लगाना। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो यहां से यहां टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, तो आप ये स्ट्रेट लाइन से निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये आ रहा है ये 90 है, ये कितना आ जाएगा? √2r। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम 90 डिग्री पे टोटल टाइम, यानी ये अगर पूरे सर्कल का टाइम t है, टाइम पीरियड, तो ये 1/4 ऑफ टाइम पीरियड बन गया। तो नीचे एवरेज वेलोसिटी आ गई, ये ऊपर ले जाओ, तो ये बन गया हमारे पास v/√2r × 4 × t। तो ये ऊपर क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट स्पीड इनटू टाइम या डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। तो ये पूरे की डिस्टेंस आ गया, तो ये v × t कितना बन गया आपका सर्कल का? 2πr। तो ये बन गया √2r/4, r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये सॉल्व करके आ गया π/2√2। लेट अस कंपेयर दिस विद π/x√2। तो ऑब्वियसली π/√2 है, x किसके बराबर होगा? 2 के बराबर है ना। शानदार क्वेश्चन, आइए आगे बढ़ते हैं। यस बच्चों, अगला सवाल जो है वो अगेन एनसीईआरटी की एग्जांपल है। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, तो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। डेरिवेशन है तो मैं इसका रिजल्ट प्रूव नहीं कर रहा, या हमें पता है फॉर एनी डिस्टेंस r ग्रेटर देन a, ये a इसका रेडियस है, जो एक्सटर्नल पॉइंट पे फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होती है और अंदर वाले हिस्से पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r होती है। तो बेसिक रिजल्ट है, तो आप याद रख सकते हैं। 14वां अगेन ये 14th एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, राइट। नेम द लॉजिक गेट इक्वलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड। ये जो डायग्राम बनाई है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा लॉजिक गेट बनता है, चलिए चेक करते हैं। क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि एलईडी बल्ब है, उसको जगाना है जब उस 1 मींस ग्लो। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं। आउटपुट जब 1 आएगा तो वो जल जाएगा। तो ये स्विच 2 लगे हैं ओपन, यहाँ से ये अर्थिंग की हुई है, यहाँ +5 वोल्ट दी है, तो इस अर्थिंग का मतलब है ये यहाँ से तार जाकर आप ये बैटरी तक लगा सकते हो। तो एक तरह से इस तरह से क्लोज सर्किट बना सकते हो आप। तो चेक करते हैं। तो चलिए ए बी और आउटपुट, या चलिए तो अगर A0 और 0, ठीक है, A0 और 1, 1 और 0 और 1 1, चेक करते हैं हम, आउटपुट निकालते हैं। अगर A भी 0 B भी 0, यानी ये भी ओपन है, क्योंकि 0 मीन्स ओपन स्टेट, 1 मीन्स क्लोज स्टेट। तो अगर दोनों ओपन है तो चेक करते हैं क्या ये बल्ब ग्लो कर रहा है, आउटपुट क्या 1 आ रहा है, चेक करते हैं। तो अगर ये दोनों ओपन है तो ना यहाँ से करंट जाएगा ना यहाँ से करंट जाएगा। तो जो भी अगर करंट है, यहाँ अगर बैटरी मान लें ये ऐसे लगी है,
ये 5 वोल्ट की बैटरी। तो जो भी करंट है जब जंक्शन पे आएगा, ये चीज़ ओपन है तो इस तरफ नहीं जाएगा, ये भी ओपन है इस तरफ नहीं जाएगा, तो इसके पास रास्ता केवल ये है, तो यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा, करंट यहाँ फ्लो कर जाएगा और इधर से ऐसे होकर ये वापस सर्किट बन जाएगा। तो करंट जब फ्लो करेगा तो यानी आउटपुट आ गया, यानी जब दोनों ओपन है तो आउटपुट आ गया हमारा, तो यानी आउटपुट आ गया मीन्स ग्लो कर गया, यानी 1, तो 1 मीन्स ग्लो कर चुका है जब दोनों ओपन है। ठीक है, बाद में देख लेंगे वो किसका ट्रुथ टेबल बना इन सभी में से। अब अगर एक ओपन है दूसरा क्लोज है, यानी ये ओपन है ये क्लोज है, तो जब ये करंट आएगा, जो ओपन जगह है दैट इज हाई रेजिस्टेंस पाथ, वहां पे नहीं जा पाया करंट, ठीक है, लेकिन ये क्लोज इज लो रेजिस्टेंस पाथ। अब ऐसे जाने की बजाय ये लो रेजिस्टेंस वाले पाथ पे चला जाएगा, सीधा सीधा चला जाएगा। तो एक तरह से करंट ऐसे आया, लो रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो किए, ऐसे निकल गया, तो बल्ब तक तो करंट गया ही नहीं, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, आउटपुट नहीं आया। तो जब 0 और 1 होगा तो आउटपुट 0 आएगा, ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि 1 पे ग्लो करना था। ऐसे अगर 1 ये क्लोज है लेकिन दूसरा ओपन है, अगर ये क्लोज है ये ओपन है, अब ऐसे नहीं जाएगा, तो ये हाई रेजिस्टेंस पाथ हो गया, दिस इज द लो रेजिस्टेंस पाथ। अब यहाँ से ऐसे चला जाएगा, तो ऐसे जाकर ये तो फिर बाईपास हो जाएगा बल्ब से, अगेन बल्ब में नहीं जाएगा, तो अगेन 0 आ जाएगा। या दोनों क्लोज हो, दोनों ही ऑब्वियसली लो रेजिस्टेंस वाला पाथ है, जैसे ही करंट यहाँ आएगा तो यहाँ से जाके बाईपास हो जाएगा, या यहाँ से जाकर बाईपास हो जाएगा, अगेन नहीं ग्लो करेगा। तो 1,000,000 इनमें से किसका ट्रुथ टेबल बनता है, चेक करते हैं। क्या एंड गेट का बनता है? एंड का होता है A डॉट B, यानी 0 0 0, तो ये तो नहीं बना, एंड का तो पहले भी खत्म हो गया। और होता है A प्लस B, 0 + 0 0 आना चाहिए, तो ये भी नहीं बनता। नैंड का मतलब है कि आपका एंड का जो आउटपुट है, तो एंड का जो आउटपुट क्या था, 0 0 0 0 1 0 1 0 0, इसका ऑपोजिट यानी 1 1 1 0, तो ये भी नहीं बन रहा, ये तो 1,000,000 1,1,0 है, तो जो बचा वो आंसर, तो नॉर गेट इज द आंसर। अगेन 15th क्वेश्चन, अगेन एनसीईआरटी की अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का एसएचएम का सवाल है, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछा है इस ब्लॉक का, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट होती है। ऐसे कैसे पता लगता है ये पैरेलल अरेंजमेंट है? क्यों, जब आप इस ब्लॉक को इस मीन पोजीशन से लेफ्ट या राइट किसी पे भी डिस्प्लेस करोगे, मान लो राइट की तरफ डिस्प्लेस किया, तो ये वाला स्प्रिंग K1 वाला स्प्रिंग एक्स कंप्रेस होगा, ये उतना ही एक्सटेंड होगा। तो जब एक्सटेंशन सेम हो हर स्प्रिंग में या कंप्रेशन सेम हो हर स्प्रिंग में, वो पहचान होती है पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग्स की। तो पैरेलल अरेंजमेंट ऐसे 2 स्प्रिंग्स की हो तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट हमने ऑलरेडी ड्राइव किया हुआ अपनी क्लासेस में, उसका फॉर्मूला होता है K1 + K2। ठीक है, तो नेट स्प्रिंग कांस्टेंट आपका हो गया K1 + K2, और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का बेसिक फॉर्मूला 2π√m/k से आप आंसर निकाल सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल 16th क्वेश्चन, अगेन ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। एक स्प्रिंग को यहाँ से फिक्स किया हुआ है और यहाँ 100 ग्राम का ब्लॉक उसके साथ लगाया हुआ है, और इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में किसी टेबल पर, स्मूथ टेबल पर रोटेट करवा रहे हैं इतनी ओमेगा से। के उसका गिवन है, लेंथ उसकी गिवन है, तो बताओ स्प्रिंग में टेंशन कितनी है। स्प्रिंग में टेंशन मीन स्प्रिंग फोर्स KX पूछ रहा है आपको। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लॉजिक लगाते हैं। जब आप एक इमेजिन कर लीजिए, एक बच्चा इमेजिन कर सकता है, चाहे उसको टेक्निकल नॉलेज है नहीं। जब आप एक सर्कल में घूमते हो, मान लीजिए आप मैरी गो राउंड में हो, मैरी गो राउंड जो झूला है वो आपको किस तरफ धकेलता है, बाहर की तरफ। इसी तरह जब ऐसे ही आप स्प्रिंग बांधकर एक ब्लॉक को रोटेट करोगे तो बाहर की तरफ ब्लॉक जाएगा, जिससे स्प्रिंग थोड़ा एक्सटेंड होगा। तो यानी अब जो ब्लॉक है वो कितने रेडियस के सर्कल में रिवॉल्व करेगा, वो होगा जो ये ऑलरेडी लेंथ है 20/100 दैट इज 0.2 प्लस जो उसमें थोड़ी एक्सटेंशन हुई। तो ये जो ब्लॉक है, ये जो सर्कल बनाएगा उसका रेडियस होगा 0.2 + x। अब जल्दबाजी में 0.2 ही लोगे, वो गलत आएगा, तो 0.2 + x, तो थोड़ा सा वो एक्सटेंड जरूर होगा। तो 0.2 + x इस पे एक्सटेंशन हुई, तो यानी स्प्रिंग फोर्स कितनी लगेगी KX अंदर की तरफ, x उसमें जो एक्सटेंशन है, तो स्प्रिंग फोर्स ही उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है घूमने के लिए। तो F मस्ट बी इक्वल टू mr²। तो चलिए हम पहले x निकालते हैं यहाँ से। तो K गिवन है मुझे 7.5, स्प्रिंग की एक्सटेंशन निकाल लेते हैं। मास आपका 100/1000, रेडियस आपको बता दिया 0.2 + x, ओमेगा है आपका 5 का स्क्वायर। सॉल्व करके आपका जो x आएगा वो 0.1 आ जाएगा। तो देयरफॉर जो टेंशन आएगी, टेंशन का मतलब है KX ढूंढना है, तो K कितना आपका 7.5, x आपका 0.1, ये 10 हो गया, ये आपका 10 हो गया, 0.75 न्यूटन इज दी टेंशन। खत्म। फिर 16th के बाद मैं डायरेक्टली 19th पहले डिस्कस कर लेता हूँ, आसान ही है। आपको रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ बताना है सेमीकंडक्टर का। एनसीईआरटी में करंट इलेक्ट्रिसिटी में बना हुआ ग्राफ इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि किसी भी सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है, मेटल की टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती है। तो बेसिक क्वेश्चन है,
आप ये ग्राफ मार्क कर देंगे वहाँ पर। 17th क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं 18वां भी डिस्कस कर लेता हूँ। अगेन सेम क्वेश्चन, वैल्यूज चेंज हुई हैं। थर्मोडायनेमिक्स की एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 7वां या 8वां क्वेश्चन है। तो उसमें कह रहा है एक सोर्स इतने रेट से हीट ट्रांसफर कर रही है और कोई इंजन या कोई भी सब्सटेंस इतना वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम गिवन है, तो पॉजिटिव होगा। ये हीट ले रही है, हीट टेकन बाय सिस्टम इज आल्सो पॉजिटिव। तो कितने रेट से उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी? पहला लॉ लगा दो थर्मोडायनेमिक्स का, डेल्टा क्यू शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो दिस शुड बी 100 पर सेकेंड है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट डाल सकते हो आप डेल्टा यू, ठीक है जी, प्लस डेल्टा यू निकालना, डेल्टा डब्ल्यू कितना है 200। तो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज मैंने गलत लिखी, मैं जस्ट एक को देख के बताता हूँ, मैंने शायद थोड़ी वैल्यूज लिखने में गड़बड़ कर दी, ठीक है, 1 मिनट बस। तो ये जो वैल्यू मैंने 100 लिखी थी ना, ये 1000 थी, तो ये गड़बड़ हुई थी। तो बस आप डेल्टा यू निकाल लो, 100 माइनस 200 800 वाट, इतने रेट से पर सेकंड आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। बेसिक क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन अगेन ए गुड क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एल्फा फॉर एल्फा पार्टिकल, पी फॉर प्रोटॉन, तीनों की के रिप्रेजेंट्स काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स के है, एल्फा पार्टिकल की 2 टाइम्स के है, प्रोटॉन की के है, तो उनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ में रिलेशन निकालना है। चलिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, एनसीईआरटी में भी गिवन है, h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के। h कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, क्योंकि तीनों के मास अलग अलग हैं, के अलग अलग है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की अगर मैं निकालूं ये फॉर्मूला, तो ये बनेगा h अपॉन 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 4k। अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला लगाऊं तो h अपॉन अल्फा पार्टिकल मीन्स हीलियम का न्यूक्लियस, यानी He42। तो 2 मतलब अल्फा पार्टिकल का मास दुगना होता है प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन के नहीं। दिस इज द कैच इन दिस क्वेश्चन, प्रोटॉन के, इलेक्ट्रॉन का तो m ही है, ठीक है, प्रोटॉन का m मान लेता हूं, तो इसका मास हो जाएगा 2m, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 2k। तो ये सॉल्व करके आ गया 2 to 4 to 8, 8 मीन्स 2√2, अंदर बच गया mk, ये अल्फा पार्टिकल का लेमडा आ गया। इस तरह प्रोटॉन का लेमडा आया h अपॉन 2m इंटू के, तो ये बन गया h अपॉन √2 इंटू √mk। अब इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं कौन किससे बड़ा है। चलिए पहले p और अल्फा को कंपेयर करते हैं, क्योंकि उनमें m कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर m कॉमन फैक्टर नहीं है, वो me है। तो चलिए √2 की वैल्यू होती है 1.414, 2√2 की वैल्यू ऑब्वियसली 1.414 से ज़्यादा आएगी, यानी इसका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो लैम्डा अल्फा कम होगा लैम्डा पी से। ऐसे ही ऑप्शन देखते हैं, यहाँ तो बराबर बोल रहा है, लैम्डा अल्फा कम होगा लैम्डा पी से, यहाँ भी बराबर बोल रहा है, लैम्डा अल्फा कम होगा, यहाँ लैम्डा अल्फा लैम्डा पी से ज़्यादा बोल रहा है, तो कौन सी ऑप्शन बची? लैम्डा अल्फा कम होगा लैम्डा पी से, तो हमें और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन था। आइए एक लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन। इसके बाद आपको पता है 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, 10 में से कोई आपको 5 करने होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। चलिए बच्चों आखिरी क्वेश्चन, ये अगेन कम्युनिकेशन चैप्टर का है, तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है ये कम्युनिकेशन नाम सुन के वीडियो छोड़ दें, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा बने रहिए वीडियो पर। ये एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तकरीबन मैं कहता हूँ हर साल पूछ लेते हैं ऐसा। तो आप क्या एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लीजिए, चाहे सिलेबस चेंज हुआ, सिलेबस में रिमूव कर दिया तो क्या पता होता है, ठीक है। तो बेसिक सवाल है, ये हमेशा ही आया क्वेश्चन। टीवी टावर ट्रांसमिशन का एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, कहता है बाय व्हाट परसेंटेज विल द ट्रांसमिशन ऑफ ए टीवी टावर बी इफेक्टिव व्हेन द हाइट ऑफ द टावर इज इंक्रीज्ड बाय दिस। ट्रांसमिशन का जो फॉर्मूला होता है ना dt, वो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, 2HR होता है। h है हाइट ऑफ एंटीना, r रेडियस ऑफ अर्थ, बस इतना याद रखो। तो चलिए बाकी बेसिक क्वेश्चन है, अगर अब हाइट ऑफ द एंटीना या टावर 21% बढ़ा दी जाए, ये इनिशियल है तो फाइनल डैश मान लेते हैं, 21% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ 121/100, यानी 121/100 ऑफ ओरिजिनल हाइट इनटू दिस। तो दिस बिकम्स, ये √2HR बाहर निकाल लो, 121 का √11 उसका 10, तो ये हो गया 1.1 √2h बार। तो इसकी परसेंटेज चेंज निकालनी है, तो परसेंटेज चेंज मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, ये निकालना, बस वैल्यूज डाल दीजिए। तो ये आ गया 1.1 √2HR माइनस √2HR अपॉन √2HR, √2HR कॉमन आ गया, सब में कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100, 1.1 माइनस 1 हो गया 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये इससे कट गया। सो ये आपका 10% आंसर आ गया, बी ऑप्शन।
तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए जो आपके जेई मेन 2023 6 अप्रैल शिफ्ट 1 मॉर्निंग शिफ्ट में आए थे। अब बचे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके लिए मैं एक पार्ट 3 वीडियो बनाऊंगा जल्द से जल्द। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जरूर अपना कमेंट्स जरूर डालिए कैसी लगी आपको ये वीडियो। धन्यवाद।